ले हो गई चालू क्लास। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ पूछो ना। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 266। क्या कहा, एक बार दोबारा बोलो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आशिका, थोड़ा एक बार या तो माइक पास में लो। है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, क्वेश्चन हाँ 9। हाँ हाँ ठीक है। कॉस्ट कैसे हो सकती है? इसका मतलब तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ ना। नहीं नहीं, मत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि है ना, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोडक्शन को वैसे रिलेट मत करो। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का रिलेशन है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हो आप? फैक्ट्री में। तो अप टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टेक्निकली कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। अगर ऑफिस ओवरहेड नहीं दे रखे होते तो फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होता। इलस्ट्रेशन 9 की बात कर रहे हो? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों को, बाकी सबको? यस सर। यस यस सर। अच्छा, आशिका आपके यहाँ से एक तो ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है और आपकी वॉइस जैसे जैसे माइक दूर रख के बात कर रहे हो ना वैसे लग रहा है। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अभी क्लियर है। सर क्वेश्चन 9 में थी बस यही प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग का रिलेशन प्रोडक्शन उसमें फैक्ट्री से होता है ना। हालांकि वो प्रोडक्शन यस और सर। मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक ही मतलब निकलते हैं। पर यहाँ पर ये जो इस तरीके से वर्ड यूज में लिया हो ना, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो इसका अप टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस माना जाता है, तो इसे फैक्ट्री कॉस्ट पढ़ा जाता है। अगर ऑफिस ओवरहेड नहीं दे यस रखे सर। होते ना तो फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होता। नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? होमवर्क था उसमें। सर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ सर। ओके। और 1 हो गया सबका? यस यस सर। सर। यस सर। 13 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। 1 सबका हो गया, ऑलमोस्ट 13 के जैसा था, है ना? और 2 नहीं हुआ, चलो ठीक है। तो 2 पे आ जाओ। इसमें दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2015। ये दे रखा है आपको कॉस्ट पर टन निकालना है। तो वो नीचे दे रखा है टोटल आउटपुट फॉर द पीरियड हैज बीन 14,775। ये इनका प्रोडक्शन है, आउटपुट है। तो जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसमें आउटपुट का डिवाइड करेंगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइम कॉस्ट किसी की आई? यस सर। मेरी आई यस सर, आ गई। यस सर। ठीक है, प्राइम एक कॉस्ट आप, आगे से सर उसके बाद। अच्छा ठीक है, सर उसके बाद तो आंसर ही आ जाता ये लो अभी मेरे साथ साथ ड्रॉ करो जिसने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2,
ये कॉस्ट शीट, सबसे पहली टर्म कॉस्ट शीट की क्या होती है? फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर मैं इसको शॉर्ट में डायरेक्ट मटेरियल लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में सबसे पहले दे रखा है रॉ मटेरियल 33,000। अब मटेरियल से रिलेटेड चीजें आप देखो, प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, मोटिव पावर, हॉलेज, डायरेक्टर फीस और फैक्ट्री क्लीनिंग, सन्ड्री, ऑफिस एक्सपेंसेस, एस्टिमेटिंग expenses, factory stationery, office stationery, loose tools written off, rent and taxes, water supply, factory insurance, office insurance, legal, rent of warehouse, depreciation of plant and machinery, office building, delivery van, bad debt, advertisement, sales department, salary, upkeep of delivery, bank charges और कमीशन ऑन सेल। ये सारे एक्सपेंसेस थे। बस आपको इसको प्रॉपर क्लासिफाई सेग्रीगेट करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट दे रखा है, रॉ मटेरियल कितना था? 33,000। यस सर। 33,000, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वेजेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आएगी, तो इसलिए मैंने इसको अंदर लिखा है। डायरेक्ट वेजेस में प्रोडक्टिव वेजेस लोगे या अनप्रोडक्टिव वेजेस लोगे? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या मतलब होता था डायरेक्ट वेजेस का? जो प्रोडक्शन में हो। हाँ, प्रोडक्शन। जो वर्कर्स को वेजेस आप दे रहे हो जो प्रोडक्शन में हो वो। तो प्रोडक्टिव वेजेस 38,000 है। और वेजेस से रिलेटेड और कोई पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो नहीं दिखा। नो नो सर। सर। नहीं, तो यहाँ पर 38,000 डायरेक्ट वेजेस लिख दो, 38,000। अब उसके बाद आपको ढूंढना है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे अनप्रोडक्टिव वेजेस कुछ नहीं दे रखा, तो फैक्ट्री का पार्ट बनता है। फिर फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस दे रखे हैं, अभी तो प्राइम कॉस्ट चाहिए हमें। मोटिव पावर फैक्ट्री से रिलेटेड, होलेज वर्क लिखा हुआ है, फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। फिर उसके बाद और कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। सर ये क्वेश्चन बुक में कितने पेज नंबर पे है सर? यार पेज नंबर 267. 267, 267 बेटा। तो ये दो चीजें आपकी ऐड कर दो बस। डायरेक्ट के नाम पे ये दे रखा है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं दे रखा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 71,000। मैंने नीचे इसलिए लिखा है ताकि इसका नाम दिया जा सके। इसका नाम क्या देंगे? टाइम कोस्ट। प्राइम कॉस्ट। Prime cost. प्राइम कॉस्ट। ओके, तो ये आपका आया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर क्या ऐड करते हो? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर अनप्रोडक्टिव वेजेस सबसे पहला दे रखा है, अनप्रोडक्टिव वेजेस। जनरली जो लेबरर्स होते हैं तो वो फैक्ट्री में ही होते हैं, चाहे प्रोडक्टिव हो या अनप्रोडक्टिव जनरली। तो इसलिए अनप्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट एक साथ बाद में लिख प्लस देते हैं। 500। अमाउंट एक साथ बाद में लिख देते हैं ना। फिर फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, नाम से ही दे रखा है, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस। फिर उसके बाद अगला फैक्ट्री Factory लाइटिंग, lighting. तो फैक्ट्री लाइटिंग। नेक्स्ट फैक्ट्री हीटिंग। फैक्ट्री हीटिंग। नेक्स्ट मोटिव पावर। मोटिव पावर। क्या होता है मोटिव पावर? मोटिव पावर क्या होता है? जो आपके लेबरर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए अगर कोई पैसा खर्च करते हो, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस मोटिव पावर होता है। उसके बाद हॉलेज, साफ लिखा हुआ वर्क्स, क्या होता है हॉलेज? जब एक कैरिज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान को। हाँ, तुमने वो पुरानी मूवीज में देखा होगा कि माइंस वगैरह होती है ना, जब
तो माइंस के अंदर है ना एक रेलवे का ट्रैक बनाया जाता है, छोटा पतला सा, मतलब छोटी सी लाइन होती है, ट्रैक होता है, उसके ऊपर कोई भी अगर आपको कुछ सामान इधर से उधर ले जाना होता है तो उसमें लेके जाते हो। तो उससे रिलेटेड जो पैसा खर्च हो रहा है, हॉलेज मतलब आपकी फैक्ट्री के अंदर ऐसी छोटी सी कोई लाइन्स होंगी, ट्रैक बना रखे होंगे और फिर सामान इधर से उधर लेके जाना है, तो उनको हम बोलते हैं हॉलेज। तो ये कितना है? तो मतलब उसके बाद अगला क्या है, सॉरी नेक्स्ट हॉलेज। डायरेक्टर्स फी। अब डायरेक्टर फीस वर्क से रिलेटेड है, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है और ऑफिस से रिलेटेड है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री से तो इसमें रिलेटेड यहाँ पे डायरेक्टर फीस कौन सी लेंगे? ओनली फैक्ट्री वाली फैक्ट्री करेक्ट। उसके बाद दे रखा है फैक्ट्री क्लीनिंग, ऑफिस वाली ऑफिस में लेंगे तो फैक्ट्री क्लीनिंग। उसके बाद क्या दे रखा है फैक्ट्री से रिलेटेड? एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। किसी का भी नहीं आया था ये? नो सर। हो गया था हो गया था सर। सर क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन तो दे रखा है ना बेटा, आंसर आना चाहिए नो था। सर, मतलब आंसर आ गया था। अच्छा आ गया, ओके। फैक्ट्री, उसके बाद एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस के बाद फैक्ट्री स्टेशनरी दे रखा है। फैक्ट्री स्टेशनरी। फिर क्या दे रखा है? सर लूज टूल्स लूज टूल। हाँ, ये लूज टूल्स का काम कहाँ होता है? ये जो ना छोटे मोटे जो जैसे औजार होते हैं, कि हैमर, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, रेंचेस, ये सब कुछ इनका काम फैक्ट्री में होता है। तो लूज टूल्स जो है वो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, लूज टूल्स। सर वाटर लास्ट में वाटर राइटिंग सप्लाई। ऑफ कितने का? वापस बोलो क्या कहा? वाटर इसमें ना सप्लाई। टूल। पायल तुम बोलो एक बार पहले। यस सर, वो ना आपने अभी ये वाला लास्ट वाला लिखा था ना, उसमें टूल्स है ना, रिटर्न ऑफ को लिख रखा। रिटर्न ऑफ का मतलब जैसे ना मान लो कि आपने लूज टूल्स इस साल परचेज किए 2,000 रुपए के, उसमें प्लायर, हैमर, रिंचेस, स्क्रू ड्राइवर, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो 2,000 के सारे लूज टूल इसी साल खर्च हो जाएंगे, ये जरूरी तो नहीं है ना। यस सर। तो उसमें से खर्च हुए सिर्फ 600 के, मतलब जो यूटिलाइज हुआ उसमें से 600 के लूज टूल इस साल हमने यूज करके खराब कर दिए, बाकी अभी भी पड़े हैं हमारे पास। तो जितना आपने लूज टूल्स को परचेज किया है वो आपके एक्सपेंस नहीं होते, जितना आपने उसमें से यूज किया है वो होते हैं। तो रिटर्न ऑफ मतलब जितना आपने यूज किया है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्या दे रखा है? वाटर सप्लाई वर्क्स, वाटर सप्लाई। नेक्स्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस। नेक्स्ट है फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क्स के बाद। फिर उसके बाद अगला कुछ दिख रहा है रेंट ऑफ वेयर हाउस। बेटा? वेयर हाउस का फैक्ट्री में क्या लेने देना? वेयर हाउसिंग जो होती है वो फिनिश प्रोडक्ट करने के सेलिंग बाद से आप उसको वेयर हाउस में रखते हो, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये आएगा, क्योंकि फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी होती है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट, हो गया सर। बस। अब देखो यहाँ दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑफिस की बिल्डिंग, तो ऑफिस से रिलेटेड है। डिलीवरी वैन तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बैड डेट, हालांकि ये कंसिडरेबल नहीं होते, पर ये लोग हो सकता है ले ले, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो अपन ने बैड डेट को कंसिडर नहीं किया था ना कॉस्ट में। नो सर। नो सर। एडवर्टीजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, जो डिलीवरी वैन है वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, उसकी देख रेख करने के लिए पैसा खर्च। बैंक चार्जेस ऑफिस से रिलेटेड है। कमीशन ऑन सेल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब हमारे सारे एक्सपेंसेस हो गए। अब तुम्हें ना एक एक करके अमाउंट बताना है। तो किसी के पास भी अगर बुक हो, मतलब हाथ में हार्ड कॉपी, तो मुझे सबसे पहले अनप्रोडक्टिव वेजेस का अमाउंट करेक्ट बताना। कोई भी एक बच्चा बोलो, कौन बताएगा? 10,500। 10,500.
सब नहीं बोलो, कोई एक जना ही बोलो, नहीं तो फिर सुनाई भी नहीं देगा। कौन बता रहा है? पूनम आप बताओ। Yes, sir. 7,500. Unproductive wages 10,500, factory rent 7,500. Next, 2,200. 2,200. Next, 1,500. 1,500. Next, 4,500. 400. motive power 4,500. Right? 400, sir. 4,400. Okay. Motive power. Haulage Motive 3,000. motive power. हाँ ठीक है. Haulage 3,000. Director fee Director fee 1,000. 1,000. Next, 500. next, 800. next, 750. next, 600. next, 1,200. next, 1,100. next. 2,000. 2,000. ठीक है, तो ये हमारे सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स थे। अब अगर इन फैक्ट्री ओवरहेड्स का सम करके प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड कर दूं तो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका सम करना है मुझे। 3705 पक्का? 10,500 Yes, sir. plus 7,500 plus 2,200 plus 1,500 plus 4,400 plus 3,000 plus 1,000 plus 500 plus 800 plus 750 plus 600 plus 1,200, 1,100 or 2,000. 37,050 rupees. Yes, sir. Yes, sir. Yes. 37,050 rupees. तो 37,050 rupees फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेने के बाद जो आता है उसको क्या कहते हो? Factory cost. Gross. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। पर क्वेश्चन में कहीं पे भी WIP के नाम से कोई चीज नहीं दे रखी, तो इसमें ग्रॉस और नेट लगाने की जरूरत नहीं है। आप ओनली फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट लिखोगे भी तो काम चल जाएगा। एक सेकेंड होल्ड। सॉरी। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो, कितना आएगा? 1,08,050. rupees. 37,050 रुपीज प्लस 71,000, Yes, sir. तो 1,08,050 रुपीज आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. 1,08,050 रुपीज। तो ये आपका है फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। इसका नाम दे दो वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये कौन सी फैक्ट्री कॉस्ट है, ग्रॉस या नेट? Gross. Net. ग्रॉस क्यों है भाई? ग्रॉस इसको तब बोलते हैं जब WIP दे रखा हो। WIP दे रखा है क्या? No, sir. तो ये क्या मानी जाएगी? Net factory Net. cost. हाँ, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? Administration and then administration. Office and ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही बात होती है, ओवरहेड्स। तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की लिस्ट बना लो, जैसे आपने ओवर फैक्ट्री ओवरहेड की बनाई थी। फर्स्ट director fees. शुरुआत से करना, ऊपर अगर यहाँ पे डायरेक्टर फीस, फर्स्ट डायरेक्टर फीस। ओके, डायरेक्टर फीस। नेक्स्ट Office expense. ऑफिस एक्सपेंस। नेक्स्ट पीयूष। नेक्स्ट Office Office stationery. ऑफिस स्टेशनरी। नेक्स्ट पीयूष। Rent and tax. Rent and taxes. रेंट एंड टैक्सेस। नेक्स्ट Office insurance. इंश्योरेंस। नेक्स्ट Depreciation of office building. डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस Office बिल्डिंग। building.
सो Depreciation. लीगल एक्सपेंसेस भी आएंगे ना? हाँ लीगल एक्सपेंस भी आएंगे ना, हाँ। बिल्कुल आएंगे। छोड़ बैंक दिए थे क्या? चार्जेस। लीगल एक्सपेंस पहले थे क्या? मतलब डेप्रिसिएशन से पहले थे तो। हाँ तो ठीक है, डेप्रिसिएशन से पहले लिखना उसको। हालांकि मैंडेटरी नहीं होता, ऊपर नीचे कर दिया तो कोई बात नहीं, पर अमाउंट बताते वक्त हो सकता है तुम लोग कोई गड़बड़ मारो, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये लो, नेक्स्ट बैंक चार्जेस नेक्स्ट। हो गए सर। हो गए, अब अमाउंट बता दो। 2000 एक मिनट बेटा। हाँ, डायरेक्टर फीस 2000, ओके ऑफिस एक्सपेंस 200 ठीक है ऑफिस स्टेशनरी 900 ठीक है। रेंट टैक्स 500 500 यस इंश्योरेंस 500 500 ऑफिस बिल्डिंग 1000 1000 लीगल एक्सपेंस 400 लीगल एक्सपेंस 400 और डेप्रिसिएशन 1000। लीगल ठीक है, लीगल एक्सपेंस 400, डेप्रिसिएशन 1000। बैंक चार्ज बैंक चार्जेस कितना है बेटा? 50। 50 ओनली 50 रुपीज। यस सर। ठीक है, तो इन सब का सम कितना हो रहा है? 5550। ऑफिस एक्सपेंस का सम 5550। क्या रहे? Yes. नहीं सर 4500 भाई 200 और 900 1100 और 500 1600 और 2100 और 2500 3500 5500 5550 रुपीज आ रहा है। Yes, sir. यस सर। यस सर। 5550, बस ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर दो तो क्या आएगा? 1,30,600। कॉस्ट ऑफ 30 कहाँ से आ गया भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 13। 13, अच्छा ओके। 1,13,600। 600। यस सर। यस 1,13,600 टेक्निकली कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Cost कॉस्ट of ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या ऐड करते हो? सेलिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अब एक मिनट रुकना बस, ये मेरी कॉस्ट शीट डिसअरेंज हो चुकी है। तो वैसे ही रहे। ऐड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स भी बोल सेलिंग एंड सकते हैं ना? डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, हाँ इसको बोल सकते हैं, क्योंकि है ना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं दे रखा ना, तो आप इसको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, सही है। इसको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड कह सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं दे रखा और कितना सेल हुआ ये भी नहीं दे रखा, तो अज्यूम करते हो जितना आपने प्रोड्यूस किया सारा सेल कर दिया। अगर यहाँ पर हमने प्रोड्यूस किया होता और उसमें से कुछ अनसोल्ड रह जाता तब फिर कैलकुलेशन करते, सब्ट्रैक्ट करते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सेल कह सकते हो आशिका। अब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डायरेक्ट ऐड करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का फर्स्ट पार्ट रेंट ऑफ वेयर हाउस। वेयरहाउस रेंट ऑफ वेयर हाउस। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट सेल डिपार्टमेंट सैलरी। किसके? सेल्स। सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज, ओके। और कुछ है?
Upkeep of delivery van. Upkeep of delivery van. Next, Commission on sales. Commission on sale. commission on sales. Next, हो गया सर. हो गए. पूछा क्या क्या था इन्होंने? सर इसमें रेंट ऑफ वेयर हाउस कैसा है सर इसमें? वेयर हाउस का काम क्या होता है बताओ? वेयर सर हाउस, नहीं पता। अच्छा, वेयर हाउस में बेटा हम Stocks. लोग मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लेने के बाद उसको स्टोर करके रखते हैं भाई. ऐसा तो है नहीं जितना आपने प्रोडक्शन किया सारा एक साथ ही सेल कर दोगे. धीरे धीरे सेल होगा ना, धीरे धीरे सेल करोगे ना. यस सर। तो गुड्स को स्टोर करके रख लेना मतलब प्रोडक्शन हो चुका है, फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है, उसके बाद वेयर हाउसिंग कर रहे हो तो मतलब सेल और डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड एक्सपेंस माना जाता है. प्रोडक्शन होने के बाद एक्सपेंस है. तो कॉस्ट शीट जिस सीक्वेंस में चल रही है उसी सीक्वेंस में हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं. तो ये एक्सपेंसेस गुड्स को प्रोड्यूस हो जाने के बाद किए जाते हैं. प्रोड्यूस हो जाने के बाद स्टोर कहीं करके रखोगे अगर तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस. तो हाँ बोलो आशिका. सर सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी में तो डिपार्टमेंट दूसरा हो गया ना. कैसे? जैसे आप एक बार एग्जांपल दो सेल डिपार्टमेंट सैलरीज का. सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी का मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो सेल्स के डिपार्टमेंट में हैं उनको आप सैलरी दे रहे हो. एक होता है ऑफिस क्लरिकल वर्क से रिलेटेड एम्प्लॉयज हैं, एक होता है कि फैक्ट्री से रिलेटेड कोई वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं. तो डिपार्टमेंट मतलब हमारे 3 डिपार्टमेंट है मेजर: फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स. फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स. तो सेल्स डिपार्टमेंट जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, जो गुड्स को सेल करने से रिलेटेड वर्क करता है कि एडवर्टीजमेंट करवाना है या फिर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाने के बाद कैसे उसको अरेंज करना है, वेयर हाउसिंग करवानी है उसकी. तो ये सारा काम जो है सेल्स डिपार्टमेंट का होता है. तो आफ्टर प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट वर्क करता है वो सेल्स डिपार्टमेंट होता है. इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है. डिपार्टमेंट को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो ना, कि फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, ऑफिस है और सेलिंग डिपार्टमेंट है. तो ये वो उससे रिलेटेड है. ओके सर. तुमने उसको कैसे समझा सेल्स सर डिपार्टमेंट? एक्चुअली मेरा ये था कि आगे शोरूम में गया तो जैसे शोरूम के जो पहले मतलब वर्कर होते हैं तो वो तो हमारा काम ही नहीं हुआ क्योंकि हमें तो सिर्फ सेल करना है आगे. तो फिर मैंने उसका सोच लिया. हाँ, शोरूम में गया तो अगर कोई वर्कर्स है उनको आप सैलरी दे रहे हो तो वो आपके लिए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड वो सैलरी है ना. तो फिर मैंने वो उसका डिपार्टमेंट नहीं सोचा. वो मैंने ये किया वो तो मैंने आगे बेच दिया तो वो तो आगे वाले की इनकम हुई ना या उसका एक्सपेंस हुआ ऐसा. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये तो हमारे, ये सारे एक्सपेंस हमारे ही हैं. ये सैलरी हम पे कर रहे हैं हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्समैन है उनको. तो इनके एक्सपेंस अमाउंट बता दो जल्दी से, क्या क्या अमाउंट दे रखे हैं. 300. रेंट और ये 300. सही बताना सीक्वेंस में ना. इसकी Yes, सीक्वेंस sir. अगर डिसअरेंज की है तो फिर अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग बताना. 300 sir. 300, 200 200, sir. 300 1500. sir. 300. अच्छा सॉरी, 300. ओके, नेक्स्ट. 1500. 1500. नेक्स्ट. 700. 700. नेक्स्ट. 1500. कितना बेटा? 1500. 1500. ओके. तो यहाँ पर इन सब का सम कितना हो रहा है? 4,500. 4500. 4500 और ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. कितनी आ रही है? 1,18,100. 118,100. Yes, sir. 118, Yes, sir. 118, 100. इसका क्या नाम दे? Total cost of sale. Total cost of sale. टोटल कॉस्ट ऑफ सेल. अब इन्होंने पूछा क्या था आपसे? Cost per ton. टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,18,100. ये आ रहा है, ये आ गया. अब कॉस्ट पर टन पूछा है. टोटल कितने टन थे आउटपुट प्रोडक्शन? 3,775.
14,700 ये था हमारा आउटपुट। 14,700 ये था आउटपुट। तो अब बस इस आउटपुट का डिवाइड कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी पर टन। तो यहीं पे चाहो तो स्टेटमेंट में ही दे दो इसको, पहले तो इसको ब्लॉक कर दो, अमाउंट को क्लोज कर दो और इसी स्टेटमेंट में कॉस्ट पर टन दे देना आंसर, या फिर अलग से भी दे सकते हो उसके नीचे। तो कॉस्ट पर टन का फॉर्मूला क्या बनाऊं? Cost of Cost of production. production. Total is cost of sale. ये टोटल कॉस्ट पर टन पूछा है। टोटल कॉस्ट पर टन पूछा है। ऊपर एक बार Sir, पढ़ना क्या cost of पूछा है? production. Sir, cost of production upon जो दी हुई है टन्स। ऊपर यही कह रखा है कॉस्ट पर टन ओनली, इस तरीके से कह रखा था हैं? ऐसे कह Yes, रखा है sir. कि सर क्वेश्चन में बोला हुआ है टोटल कॉस्ट पर टन। कितना है प्रोडक्शन? कॉस्ट पर कॉस्ट एक बार देखो, टोटल कॉस्ट बोला हुआ है शायद, ये रहा Yes, sir. Total Yes, sir. cost per Total ton. cost है. टोटल कॉस्ट बोला है आशिका। टोटल कॉस्ट पर टन मतलब जो भी टोटल कॉस्ट आई है वो पर टन कितनी है, इंक्लूडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया वो, कि जो पैसा आपने खर्च किया, दैट इज 1,18,100। तो जब ये स्पेसिफाई कर देना ये टोटल कॉस्ट पर टन, तो फिर वो टोटल कॉस्ट से ही निकलता है। और जब हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की कैलकुलेशन करते हैं तब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकलता है। तो 118,100 बाय 14,775, तो ये देखो 7.99 और 8 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पर टन ऐसे आएगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। इसमें आप लिख लो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय टोटल आउटपुट। यहाँ पर कॉस्ट पर टन जगह टोटल कॉस्ट पूछा है, टोटल कॉस्ट पर टन। तो ये आया 118,100 बाय 14,775। 14,775, तो ये ₹8 पर टन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इलिस्ट्रेशन में बताओ कि कौन सा इलिस्ट्रेशन है जो अभी तक हमने नहीं किया। Sir, 12. 12, तो 12 अब तो हो जाएगा ना, ये जैसे डिटेल में था। कौन Yes, कौन से sir. आइटम है जो स्किप करनी है? सुनो, सबसे पहले दे रखा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, डेट दे रखी है 1 जनवरी 2001 और इधर दे रखी है 31 दिसंबर 2001। तो ये जो तीन चीजों का स्टॉक है ना, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, इन तीनों के बारे में दे रखा है कि ये 1 जनवरी 2001 का है। 2001 की जगह यहाँ तो 15 आएगा या 1 ही आएगा, या तो यहाँ पर 2001 होगा या फिर यहाँ पर 2015 होगा। ठीक है, अगर आप इसे 31 दिसंबर 15 मान रहे हो तो इसे 1 जनवरी 15 और इसे 31 दिसंबर 15 मानना। हो जाएगा ना इतना तो करेक्शन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे तीन सर, एक चीजों का बार- स्टॉक दे रख, क्या कह रहे हो? सर एक बार क्वेश्चन दिखाते हैं जो भी अच्छा। कराया था। हाँ ये लो। ओके सर। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दे रखा है।
तो जहां से भी रिलेटेड है वहां पर उसको यूज करना। जैसे ओपनिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसे फैक्ट्री कॉस्ट निकालते वक्त नेट फैक्ट्री कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 15 ऐड करोगे, 10 माइनस करोगे। ऐसे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड कैलकुलेट करते वक्त ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6000 ऐड करोगे, 15000 माइनस करोगे। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में काम आएगा। कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा? कैरेज इनवर्ड को कहाँ यूज में लोगे? फैक्ट्री ओवरहेड। नहीं नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल में एक्सपेंसेस। मटेरियल कैसे हो गया बेटा? ये कैरेज, ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। प्राइम कॉस्ट से पहले आएगा। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसकी लिस्ट बनेगी तो ये कैरेज इनवर्ड उसमें आएगा। उसके बाद वेजेस दे रखा सर कैरेज आउटवर्ड कितना आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड का रिलेशन सेल से होता है। गुड्स को सेल करने के लिए आप कैरेज पे करते हो। हाँ बोलो। सर ये फ्राइट इनवर्ड तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बाद ऐड करेंगे ला में ना। देखो कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड या फिर कार्टेज इनवर्ड, ये अगर टर्म्स दे रखी है ना तो इसका रिलेशन ट्रांसपोर्टेशन से होता है। और इनवर्ड मतलब कि मटेरियल लाने से रिलेटेड है, ब्रॉट इन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो ये सारे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनाना। कैरेज इनवर्ड का अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने पूछ लिया आपसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करो, इन्होंने बोला कॉस्ट शीट बनाओ, कॉस्ट शीट बनाओ, तो कैरेज इनवर्ड मैं सजेशन आपको देता हूँ, कैरेज इनवर्ड को आप रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट मत बनाना। कैरेज इनवर्ड को आप प्राइम कॉस्ट का पार्ट जरूर बनाना, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस रखना उसको। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट्स इट। कैरेज इनवर्ड जो है वो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनना चाहिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट नहीं बनना चाहिए। तो कैरेज इनवर्ड प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले आएगा। फिर उसके बाद दे रखा है वेजेस, ये डायरेक्ट वेजेस है, कुछ नहीं दे रखा तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले आएगा। वर्क मैनेजर सैलरी कहाँ लोगे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी कहाँ लोगे? फैक्ट्री कहाँ लोगे? फैक्ट्री। फिर उसके बाद फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री उसका रिप्लेसमेंट कहाँ लोगे? फैक्ट्री लेंगे ही नहीं। असेट है भाई, एक्सपेंस नहीं है। ओके सर। पावर एक्सपेंसेस कहाँ लोगे? फैक्ट्री ओवरहेड। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कहाँ लोगे? ये क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। एक मिनट रुको, किसी का कोई क्वेश्चन था बीच में। सर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी नहीं लेंगे क्या? आपने कोई मशीन की जगह कोई दूसरी मशीन लिया है तो वो मशीन लाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब असेट है या एक्सपेंसिव? असेट। हाँ, तो कॉस्ट शीट में एसेट लेंगे या एक्सपेंस लेंगे? वो एक्सपेंस। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कहाँ लोगे? अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री में मत लेना। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस मतलब ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्टिव एक्सपेंस है ये। तो एक मिनट रुको 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 रुको, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस तो नाम से प्रोडक्शन दे रहे। चलो इसको देखते हैं एक बार, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। सेल्स सबसे लास्ट में आती है। इनकम टैक्स, डिविडेंड और डिबेंचर इंटरेस्ट और ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड और गुडविल राइट ऑफ करना और पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, ये सारे एस्पेक्ट फाइनेंशियल है, ये कंसिडरेबल नहीं है। और सेलिंग एक्सपेंस जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनता है। कल इसको एक बार रिटर्न में करेंगे, आज की क्लास ओवर, टाइम ओवर हो गया, कभी भी खत्म बंद हो सकती है क्लास। कल इसको रिटर्न में कर लेंगे और कल प्रैक्टिकली ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसका हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों आज की क्लास ओवर, कल मिलते हैं, बाय।